नमस्कार, दोपहर 1 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और बात आज करेंगे सीएम की सख्ती की। तो सीएम योगी ने पुलिस विभाग में सुधार के लिए अब कड़े निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने सख्त तेवर में कहा कि थानेदार की तैनाती में सिफारिश नहीं मानी जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई डीजीपी ऑफिस या फिर सीएम ऑफिस से भी सिफारिश करे तो भी उसे ना माना जाए। साथ ही सीएम योगी ने भ्रष्ट और दागी पुलिस वालों की लिस्ट बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने फोर्स रिटायरमेंट के लिए कमेटी बनाने के निर्देश भी दिए हैं। अब तक योगी सरकार में 400 पुलिस वालों को जबरन रिटायरमेंट दिया जा चुका है। इसके अलावा सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ पुलिस की निगरानी के लिए 2 कमेटी का गठन भी किया गया है। एक कमेटी एसपी, डिप्टी एसपी की निगरानी करेगा तो दूसरी कमेटी इंस्पेक्टर, एसआई पर नजर रखेगा। जिलों में थानेदारों, डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी की तैनातियों में नहीं चलेगी कोई सिफारिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। कल देर शाम हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम योगी ने सभी जिलों के कप्तानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिलों में थानेदारों, डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी की तैनातियों में डीजीपी मुख्यालय या खुद उनके सचिवालय की कोई सिफारिश ना मानी जाए और जो सिफारिश करे उसकी शिकायत भी करें। यही नहीं, सीएम योगी ने 2 कमेटियां बनाने का भी निर्देश दे दिया है। पहली कमेटी डीजी इंटेलिजेंस, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और गृह सचिव की होगी। वहीं दूसरी कमेटी में एडीजी स्थापना, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और गृह सचिव होंगे। समाज से माफियाओं की छुट्टी के बाद अब पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। और केंद्र सरकार की तरफ से घोषित नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में उत्तर प्रदेश के 4 चिकित्सा संस्थानों को शीर्ष 15 में स्थान मिला है। इस प्रतिष्ठित सूची में एसजीपीजीआई लखनऊ 5वें, आईएमएस बीएचयू 7वें, केजीएमयू लखनऊ 9वें और एएमयू अलीगढ़ 15वें स्थान पर है। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रीय सूची में इन संस्थानों को शामिल किया जाना गौरवपूर्ण है। ये रैंकिंग अन्य संस्थानों के लिए प्रेरणा देने वाली होगी, जबकि इन संस्थानों को और बेहतर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। और योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। 470 भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। स्मारक घोटाले में 470 अधिकारी कर्मचारियों पर शिकंजा कस गया है। अलग अलग विभागों के ये तमाम अधिकारी और कर्मचारी बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ। विजिलेंस ने जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। और आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या है स्मारक घोटाला। तो ये पूरा घोटाला 1400 करोड़ का है और इसमें आरोप ये है कि लखनऊ, नोएडा में बने थे पत्थरों के स्मारक। बीएसपी की मायावती सरकार में स्मारक बने। स्मारक निर्माण में घोटाले का आरोप लगा। सरकारी पैसे के दुरुपयोग का इसमें आरोप लगा। 2013 की बात की जाए तो लोकायुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में 1400 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई। लोकायुक्त की जांच में 199 लोग आरोपी बताए गए। 1 जनवरी 2014 में अखिलेश सरकार में हुई एफआईआर। विजिलेंस विभाग ने गोमती नगर थाने में यह एफआईआर दर्ज कराई। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पहले मूर्तियों और अब माफिया से तौबा कर लिया है। मायावती ने मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का पत्ता साफ कर दिया। बीएसपी ने मऊ से मुख्तार अंसारी का टिकट काटकर भीम राजभर को टिकट देने की बात कह दी है। भीम राजभर बीएसपी से प्रदेश अध्यक्ष हैं। साफ है कि माफिया छवि के उम्मीदवारों से बीएसपी ने अब दूरी बनाने के संकेत दे दिए हैं। किस तरह से अब बीएसपी से दागी छवि वालों को निकाला जा रहा है, इसकी एक बात निकलकर सामने आई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पहले मूर्तियों और अब माफिया से तौबा कर लिया है। मायावती ने मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का पत्ता साफ कर दिया है। यानी
अब बीएसपी से मऊ से जो मुख्तार अंसारी को टिकट मिलता था उसे काटकर अब भीम राजभर का नाम वहां पर लिख दिया गया है। उनके नाम पर टिकट फाइनल कर दिया गया है। और मायावती के मुख्तार जैसे लोगों को पार्टी से टिकट नहीं देने के ऐलान पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम अपराधियों को टिकट देने के पक्षधर कभी भी नहीं रहे। लोकतंत्र में ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जनता पार्टी शुरुआत से इसकी पक्षधर है और हमारा मानना है कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिन लोगों का कानून में भरोसा नहीं है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अब बात करें तो ये यूनिवर्सिटी हमेशा से सुर्खियों में रहा है और एक बार फिर से जिन्ना का जिन बाहर आया। यूनिवर्सिटी के अंदर लगी जिन्ना की तस्वीर पर हंगामा बरपा है। एक बीजेपी कार्यकर्ता ने एएमयू प्रशासन से जिन्ना की तस्वीर हटाए जाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को खून से चिट्ठी लिख दी। बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया और जो देश का बंटवारा कराया उसकी तस्वीर एएमयू से जल्द हटाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने अलीगढ़ आ रहे हैं और ठीक उससे पहले अलीगढ़ में सियासी गहमा गहमी इसको लेकर बढ़ चुकी है। जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट बटोरने के लिए जिन्ना याद आ जाते हैं, पाकिस्तान याद आ जाता है, अफगानिस्तान याद आ जाता है, मुसलमान याद आ जाते हैं। पिछली बार जब चुनाव थे तब जिन्ना की तस्वीर का मामला आ गया था। अब चुनाव आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थक मीडिया वाले दोबारा से जिन्ना को ले आए। भाई, नगर निगम से लेकर के राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक आपकी है, तो हटाएगा और लगाएगा कौन? इतने कायर लोग हैं आप, एक तस्वीर नहीं हटा पा रहे हैं। हमारा यह भी प्रयास है कि हम देश के गौरवपूर्ण जो हमारे चिन्ह हैं उनको भी पुनर्स्थापित करें और जो ऐसी बातें हैं जो हमको बार बार ये याद दिलाती हैं कि ये हमारे लिए कलंक है, उन सारी चीज़ों को ख़त्म भी होना चाहिए, उनको दूर होना चाहिए। अब और आज उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत की जयंती है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महापुरुषों की जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में सीएम योगी ने लोक भवन में पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गोविंद बल्लभ पंत की जीवन पर प्रदर्शनी भी वहां पर लगाई गई थी, जिसका सीएम योगी ने अवलोकन भी किया। बाद में सीएम योगी ने गोविंद बल्लभ पंत को लेकर आयोजित भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को सीएम योगी ने सम्मानित भी किया। प्रदेश के राजकीय चिन्ह से स्पष्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश नाम, ये उत्तर प्रदेश अवध और आगरा दो संयुक्त प्रांतों से मिलकर के बना था। उत्तर प्रदेश का नाम, जैसे हम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में जानते हैं, यह भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की ही देन है, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के रूप में जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश जिसकी अर्थव्यवस्था देश के अंदर सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी पंत जी के समय में, बाद के कालखंड में किस दुर्गति का शिकार हुआ। हम एक समय में उत्तर प्रदेश के अंदर देश की छठी अर्थव्यवस्था तक सीमित रह गए थे। और उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक दलों के बीच चुनावी संग्राम देखने को मिलेगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है और योगी ने कल एक ट्वीट कर लिखा कि हम जीवन में कितने दिन जी रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने कैसा जीवन जिया ये महत्वपूर्ण होता है। सीएम योगी ने ट्वीट को किसी को टैग नहीं किया, लेकिन किसी का नाम का जिक्र भी इसमें नहीं लिखा। लेकिन कुछ देर बाद सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और लिखा कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमने कैसा जीवन जिया, महत्वपूर्ण ये है कि हमारी वजह से लोगों ने कैसा जीवन जिया। भाजपा ने लोगों का जीवन दूभर कर दिया। अब तो भाजपाइयों के प्रवचन तक अच्छे नहीं लगते, उनके दिए गए वचन की तो क्या कहने। ये वापस लौटने की तैयारी है, भाजपा खत्म। अखिलेश ने भी अपने ट्वीट को ना किसी को टैग किया और ना ही किसी का नाम लिखा। इसके बाद भी लोग समझ गए कि उनका निशाना किधर है। इसके बाद दोनों ओर से समर्थकों का वार पलटवार शुरू हो गया।
और रामपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के 70 हेक्टेयर जमीन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के गेट पर कब्जे और दखलनामे का एक नोटिस चस्पा कर दिया है। आरोप है कि आजम ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर यूनिवर्सिटी बनवाई थी। दरअसल एडीएम ने अवैध कब्जे वाली जौहर यूनिवर्सिटी के करीब 70 हेक्टेयर जमीन को खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ जौहर ट्रस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। इसकी याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन पर कब्जे का आरोप है आजम खां पर। गेट पर अब इसको लेकर नोटिस चस्पा कर दिया है। जमीन कब्जाने का आरोप आजम खां पर लगा है, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी के 70 हेक्टेयर जमीन पर कब्जे की बात हो रही थी आजम खां की तरफ से, जिसे कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। राज्य सरकार में नीति किया गया था, जिसकी अपील हाईकोर्ट में की गई थी। हाईकोर्ट ने इस बिल को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद ये कब्जा और दखल के लिए आए थे, तो इसी साहब ने कहा कि विषादा हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, तो अब ये जो है 2 गाँवों के समक्ष जो है दखलनामे की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी, जो नियम है। तो गेट पर दखलनामे का नोटिस अब चस्पा कर दिया गया है। अब जिस तरह से 70 हेक्टेयर जमीन पर आजम खान के कब्जे की बात हो रही थी, अब वो एक बार फिर से सरकार के कब्जे में आ गया है। यानी कहीं ना कहीं गेट पर दखलनामा का नोटिस चस्पा कर ये बताने की कोशिश की गई है, जिस 70 हेक्टेयर जमीन पर कब्जे की बात हो रही थी आजम खान की, अब वो सरकार के पास चला गया है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रही है। कांग्रेस मुख्यालय में सबसे पहले प्रियंका कांग्रेस एडवाइजरी स्ट्रेटेजी कमेटी के साथ बैठक कर रही हैं। इसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी के साथ बैठक होगी उनकी, जिस पर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। प्रियंका अंत में जोन वाइज बैठक कर मिशन 2022 की तैयारियों की समीक्षा करेंगी। प्रियंका हर गांव कांग्रेस एयर प्रशिक्षण से पराक्रम अभियान की प्रगति की जायजा भी लेगी। और बागपत से खबर लेते हैं, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। बागपत में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या की गई। बीजेपी नेता आत्माराम तोमर की हत्या की गई। पैसों के लेन देन का पूरा विवाद बताया जा रहा है हत्या के पीछे का कारण। परिजन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 संदिग्ध आत्माराम को ले जाते दिखाई दे रहे हैं, ऐसी बात निकलकर सामने आई है। यानी पहले उन्हें बाहर ले जाया गया है, फिर उनकी हत्या की गई है और वापस घर में रखा गया, क्योंकि उनका जो शव था वो उन्हीं के घर पर मिला। तो बागपत से खबर है, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। दर्जा प्राप्त मंत्री हैं आत्माराम और पैसे के लेन देन की बात सामने आई है हत्या के पीछे। परिजन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह बता रहे हैं कि 3 संदिग्ध दिखाई दिए हैं आत्माराम को ले जाते हुए। तो अब ये 3 संदिग्ध कौन है, पुलिस इनकी जांच पड़ताल में जुट गई है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि कौन वो लोग थे जो पहले आत्माराम को लेकर जाते हैं, लेकिन जो शव है वो उनके घर से बरामद किया गया है। तो क्या बाहर हत्या करके शव को घर में रखा गया है? इन तमाम पहलुओं पर पुलिस अब छानबीन कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हो सीसीटीवी की, जिसके आधार पर अब परिजन ये कह रहे हैं कि आत्माराम को पहले घर से ले जाया गया है, फिर उनकी हत्या करके शव को घर में रखा गया, यानी हत्या की आशंका परिजन जता रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं, इस सीसीटीवी में कैद हुए हैं। बताया जा रहा है कि पहले ये आत्माराम को लेकर गए हैं वहां से और फिर बताया जा रहा है कि जिस तरह से सुबह खबर आई थी कि उनके घर में ही उनका शव मिला, इसे देखने के बाद अब पुलिस ये कह रही है कि शायद हत्या बाहर की गई हो और फिर शव को लाकर उनके घर पर रख दिया गया हो। तो अब तमाम पहलुओं पर पुलिस की छानबीन चल रही है। हालांकि शुरुआती तौर पर पैसों के लेन देन का ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है। और जो अपनों से प्यार करते हैं वो भला कैसे करेंगे वैक्सीन से इनकार? जी हां, तभी तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारातियों के साथ शादी के लिए पहुंचे दूल्हे को जैसे ही वैक्सीनेशन का पता चला, दूल्हा दुल्हन का हाथ थामने से पहले वैक्सीन लेने पहुंच गया। इसी को तो कहते हैं जीवन साथी के प्रति सच्चा प्यार।
7 फेरों का बंधन छूट न जाए, 7 वचनों का वादा टूट न जाए, रिश्ते की डोर न पड़ जाए कमजोर, हाथ थामा है तो रिश्ता निभाना पड़ेगा। एमपी के नरसिंहपुर में इस दूल्हे राजा ने जब शादी से ठीक पहले टीके की पहली डोज ली तो नरसिंहपुर के तिनसरा गांव में दूल्हे को देखने जुटे लोगों का हुजूम झूम उठा। लोग हैरान थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दूल्हे के लिबास में बारातियों के साथ पधारे दूल्हे राजा शादी के मंडप की बजाय यहाँ कैसे पहुँच गए। लेकिन जब गांव वाले के लोगों को दूल्हे की सोच का पता चला तो लोग वाह वाह कर उठे। लिहाजा खुशी में ग्राम सरपंच के प्रतिनिधि ने तिलक लगाकर दूल्हे का स्वागत भी किया और मौके को यादगार बनाने के लिए तस्वीरें भी खिंचवाई। एक बारात आई थी यहाँ, तो दूल्हे का स्वागत किया और वैक्सीनेशन कराया, उसके बाद शादी के अन्य कार्य पूरे हुए। शादी के मौका भी था, दस्तूर भी था और रस्म अदायगी और कस्मों को निभाने की बेला भी, जिसे दूल्हे राजा ने बखूबी निभाया भी। फर्क बस इतना ही रहा कि शादी से पहले दूल्हे ने बेकरारी के बजाय अपने होने वाली जीवन संगिनी के प्रति ईमानदारी दिखाई और शादी के फेरे लेने से पहले उसने टीके को तरजीह दी। बारात गोटे गांव के पास लाट गांव से आई थी बारात। तो 7 फेरे से पहले जी 7 फेरे लगने से पहले हाँ नहीं, जैसी बारात लग रही थी उस समय उनको वैक्सीनेट किया, उसके बाद अन्य कार्य हुई उसके, जैसे में जानकारी लगी। कहते हैं रिश्तों की नींव में सबसे ज्यादा महत्व भरोसे का होता है। इस दूल्हे राजा ने टीका लेकर अपनी जीवन संगिनी के प्रति उस भरोसे को कायम कर लिया है। उम्मीद है जिंदगी के सफर में किए गए वादों को शिद्दत से निभाने की ईमानदारी देखकर दूसरे लोग भी सबक लेंगे और कोरोना के खिलाफ छिड़े जंग में टीका लेकर अपने और अपनों के प्रति ईमानदार बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीका लगा,